और स्पेशलाइज सबसे पहले जब हमारे पास आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज दो तरह के होते हैं, जैसे हाइलिंग कार्टिलेज, जैसे इलास्टिक, जैसे कि व्हाइट फाइब्रस। अलाइन कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर से होते हैं, लेकिन इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो एकदम स्मूथ नजर आता है, appears to be very very smooth। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये कार्टिलेज आपको मिलेगा जैसे आपके दो बोन्स के जॉइंट्स में, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पे होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है आपके दो बोन्स के इसमें जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो वो एग्जांपल है किसका? अलाइन कार्टिलेज का। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? जैसे कि ईयर पिना, यूस्टाचियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस। ठीक है ना? तो ईयर पिना में यूस्टाचियन ट्यूब में, एपिग्लॉटिस में, यहाँ पे जो आपको कार्टिलेज मिलेगा वो कौन सा कार्टिलेज होगा बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज। ईयर पिना मतलब आपका कान का यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक है। यूस्टाचियन ट्यूब का ट्यूब है जो कि ईयर को कनेक्ट करती है फैरिंग्स से, तो मिडल ईयर को कनेक्ट करती है फैरिंग्स से, बताया था मैंने ईयर के डायग्राम में। वो यूस्टाचियन ट्यूब क्या हो गया? इलास्टिक कार्टिलेज। और एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस होता है आपके वेंट पाइप की ओपनिंग। आपके वेंट पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है बेटा उसे हम बुलाते हैं दी एपिग्लॉटिस। और जो एपिग्लॉटिस है, ठीक है ना, वो ये कैसा है? इलास्टिक कार्टिलेज। लास्ट में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल्स हैं, तो जैसे कि आपके रिब्स का जॉइंट, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में, तो आपके जो रिब्स है वो जब स्टर्नम से जुड़ते हैं तो जिस कार्टिलेज से जुड़ते हैं दैट इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है? आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये भी क्या हो जाएगा आपका? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। आपके वर्टिब्रे के बीच में, जो दोनों वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है वो भी क्या हो जाएगा आपका? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। टेंशन करना। इसके अलावा क्यूबिक सिम्फाइसिस, देखिए ये सब जॉइंट से रिलेटेड है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये तीनों क्यूबिक सिम्फाइसिस, ये क्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, रिब्स एंड स्टर्नम, ये सारा किससे रिलेटेड है? ये सारा रिलेटेड है आपके बोन वाले चैप्टर्स है। मतलब जब हम पढ़ेंगे ना स्केलेटल सिस्टम, कौन कौन सी बोन्स होती है, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, तो एक तरीके के जॉइंट्स आप पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेमी मूवेबल जॉइंट, है ना? दो तीन तरह के जॉइंट होते हैं, एक होते हैं फ्रीली मूवेबल, एक होते हैं सेमी मूवेबल, एक होते हैं इनमूवेबल। तो जो सेमी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो कुछ ही थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं, उसके अंदर आपको मिलेंगे व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें सब जगह बोन नहीं है, काफी जगह क्या है? कार्टिलेज है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो जब आप पैदा हुए थे, व्हेन यू वर बोर्न, तब आपकी बॉडी में जो मेनली स्केलेटल सिस्टम था वो सारा का सारा कार्टिलेज ही था। ठीक है ना? वो सारा का सारा कार्टिलेज था। और स्लोली ग्रेजुअली आपका कार्टिलेज रिप्लेस होता गया और बोन बनती गई। ऐसी बोन्स को हम बुलाते हैं एंडोकॉन्ड्रल बोन्स। तो कौन सी बोन्स? एंडोकॉन्ड्रल बोन्स। तो जो मैक्सिमम बोन्स है आपकी, मैक्सिमम जो बोन्स है आपकी, वो कैसी है? एंडोकॉन्ड्रल बोन्स है। मतलब ये बोन्स कैसे बनी है? कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनी है।
तो आपकी बॉडी में कार्टिलेज रिप्लेस होता है और क्या बन जाती है, बोन बन जाती है। और जब पूरी बोन बन जाती है तो हम बोलते हैं कि आपका जो स्केलेटन है वो ऑसिफाइड स्केलेटन है। तो कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से आपकी मैक्सिमम क्या बची है, बोन बनी है। हाँ, कुछ जगह पर कार्टिलेज ही रह गया है और वहां पर आज भी आपको क्या मिलेगा, कार्टिलेज ही मिलेगा। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ कार्टिलेज के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, हालाइन कार्टिलेज के अंदर आप एक आध एग्जांपल और समझ सकते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज का, जैसे कि नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम एंड लारिंक्स, नेजल सेप्टा और लारिंक्स, यहाँ पर आपको हालाइन कार्टिलेज मिल जाएगा। मतलब नेजल सेप्टा मतलब नाक का सेप्टा है ये, और लारिंक्स। वहीं जब नेजल टिप की बात करेंगे, टिप की बात करेंगे, तो नेजल टिप में इलास्टिक कार्टिलेज है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और कि नेजल सेप्टा, लारिंक्स, ये सब में हालाइन है। ईयर बिना illustration to epiglottis, nasal tip में इलास्टिक और बाकी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इन द सेमी मूवेबल जॉइंट्स, जो आप हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करें, कोई डाउट यहाँ तक? सर बताइए। सर प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस आपके जो पेल्विक गॉर्डन है ना, उसके जॉइंट को बोलते हैं पेल्विक गॉर्डन। ये हम आगे पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन के अंदर। बोन वाले चैप्टर में इसमें बोन के जॉइंट्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा। इसमें मैंने अभी आपको बस एग्जांपल्स लिख, देखिए ये सारे एग्जांपल्स आगे फिजियोलॉजी में आएंगे, ठीक है ना। अभी आप बस एग्जांपल लिख लो और जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब वो उसको यहाँ से रिलेट कर लेना, ठीक है। ओके ओके, सर। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास कार्टिलेज का डायग्राम है कि कार्टिलेज होता कैसे है। अब कार्टिलेज की बात करें तो बोन और कार्टिलेज में दो फर्क होते हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, ये एनसीईआरटी के लिए हमें याद रखिएगा। एलाइवर होता है एंड मैक्सिमम ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। इसकी यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है और ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक होता है, सॉफ्ट होता है, पैलेबल होता है एंड ये कहीं ना कहीं पुअरली वास्कुलर होता है। अगर इसके हम डायग्राम को देखें, इसके अगर हम डायग्राम को देखें, मैं पॉइंट्स में करूंगा। इसके एक आउटर लेयर है, लेयर एक ही होती है, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम में आउटर लेयर, फिर मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी सी स्पेसेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है और एक फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को हम बुलाते हैं वैक्यूम। वैक्यूम इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस। और स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर एक दो तीन, एक दो सेल्स रहेंगे और इन सेल्स को बेटा हम बुलाते हैं कार्टिलेज के सेल्स, द कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। तो ये डायग्राम है, पेरिकॉन्ड्रियम की आउटर लेयर है और लैक्यूने फुट फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस है और अंदर सेल्स नोन एज द कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, कार्टिलेज बोन से कैसे अलग है। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन कंपैरेटिवली हार्ड होती है। कार्टिलेज प्लायबल होता है। प्लायबल मतलब कि अगर आप उसको पकड़ के मोड़ना चाहेंगे तो थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, जैसे आपका, मैं बताऊं, एक मिनट। जैसे मान लीजिए कि ये एक मिनट जैसे अम, एक सेकंड में कुछ लेके आता हूँ ना।
ओके, तो देखिए आपको एक पेन नजर आ रहा होगा सब लोगों को, आई थिंक दिस इज विजुअल टू एवरीबॉडी। अब इस पेन को अगर मैं ऐसे थोड़ा मोड़ दूं, थोड़ा मैंने इसको मोड़ दिया है, ठीक है, आई हैव बेंट अ बिट। अब मैं इसको थोड़ा मोड़ रहा हूं से कुछ नहीं हो रहा, दिस इज पैलिएबिलिटी, ठीक है ना। अब यही काम अगर आप अपनी हड्डी के साथ करना चाहें, आपकी वाली हड्डी है, उसको मैं ऐसे करूं, ये हो सकती है नहीं, ये टूट जाएगी। तो जो कार्टिलेज होता है वो पैलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है, पैलेटेबल होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मटेरियल होगा, मतलब कि बोन के अंदर मैक्सिमम इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। मतलब बोन में 70% ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉरी 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल है, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल है। देखिए कार्टिलेज के अंदर मैक्सिमम मटेरियल कौन सा है, ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्टिलेज की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल मतलब कार्टिलेज अगर ग्रो करेगा तो ऐसे करेगा, ये एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक। आपकी बोन्स ऐसे ग्रो करती है दोनों डायरेक्शंस में। तो कार्टिलेज ग्रोज इन वन डायरेक्शन, बोन ग्रोज इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, पुअरली वैस्कुलर, कार्टिलेज पुअरली वैस्कुलर होता है, लेकिन आपकी जो बोन्स हैं बेटा, आपकी बोन्स हाईली वैस्कुलर है, वहां अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है। अब मतलब वहां बोन मैरो भी है, जब ब्लड बन भी रहा है, तो बोन्स आर लाइक हाईली वैस्कुलर एंड कार्टिलेज बेटा पुअरली वैस्कुलर। बेटा आपने ये बात भी क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके कार्टिलेज के बारे में, ये सब चीजें हुई। एक आध चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे मैं पिछली बार डिस्कस कर रहा था कि मैक्रोफेजेस मिलके एक सेल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब दो सेल के बारे में जान लीजिए, एक है कॉन्ड्रोक्लास्ट, एक है कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब जहां भी ब्लास्ट वर्ड आएगा, ब्लास्ट मतलब बनाने वाला, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज के सेल्स को बनाएगा, कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज के सेल्स को डिग्रेड करेगा। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज सेल्स को डिग्रेड करते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज के सेल्स को बनाता है, ठीक है। ये बोन के साथ रहेगा, ऑस्टियोब्लास्ट बोन के सेल को बनाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट बोन के सेल्स को डिग्रेड करेगा। तो ये टूटना बनना रिन्यू होना कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कार्टिलेज। एनसीईआरटी में दो लाइनें दी हुई है, छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, मैंने आपको डायग्राम में डिटेल में बता दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया। तो आई सपोज कार्टिलेज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर लेंगे छोटा मोटा। सर सर जो कार्टिलेज की आउटर लेयर होती है उसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं या पेरिकॉन्ड्रिन? देखो पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रिन, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं, दैट्स द सेम थिंग। अच्छा पेरिकॉन्ड्रिन है क्या, पेरिकॉन्ड्रिन या पेरिकॉन्ड्रियम इज डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए और किसी को कोई डाउट सर इसमें? हाँ जी सर बताइए। सर हाँ पैलिएबल बोलिए। को इलास्टिक भी कह सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इलास्टिक अलग होता है, इलास्टिक का होता है उसको ऐसे खींचा और छोड़ दो वापस आ गया, दैट इज इलास्टिक। ये इलास्टिक नहीं होता, ये तो आप मतलब प्रॉपर फ्लेक्सिबल। इलास्टिक नहीं है। हाँ मतलब इलास्टिक जैसा ही है बट प्रॉपर इलास्टिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कार्टिलेज ऐसे नहीं खींचेगा ना, वो तो ऐसे थोड़ा दब जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये है। फ्लेक्सिबल कह सकते हैं सर। फ्लेक्सिबल, हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। ओके सर। चलिए आगे बात करते हैं, कार्टिलेज को मिटा देते हैं और कार्टिलेज हो गया, बोन की बात करते हैं। ओके, बात करें बोन की। अब बोन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ, समझिएगा डायग्राम अच्छे समझिएगा, बहुत सिंपल सा डायग्राम। मान लीजिए किसी की बोन लॉन्ग बोन है, लंबी बोन है, मतलब मान लो ये वाली बोन है लॉन्ग बोन। किसी भी लॉन्ग बोन पे
ऊपर वाले हिस्से को मैं बुला के कह देता हूँ एपिफाइसिस, और ये भी एपिफाइसिस हो गया। नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाला हो जाएगा एपिफाइसिस। और छोटा सा बीच में मेटाफाइसिस आप बनाना चाहें ठीक है, नहीं बनाए कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। बीच में भी है डायाफाइसिस। So we have epiphysis, epiphysis, diaphysis, ये बोन का क्या है बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेटा हमने क्या किया, हमने इस बोन को कट कर दिया, यहाँ से ऐसे कट कर दिया और छोटा सा पार्ट लिया, मैंने इतना सा हिस्सा लिया है और बोन को ऐसे कट कर दिया, समझ रहे आप? मतलब बोन की मेरे पास लंबी सी, मतलब पूरी बोन की, मैं पूरी बोन लेके ऊपर का इतना ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन कैसे दिखा रहा हूँ उसको, ऐसे काट के, मतलब ऐसे बीच से काट के सामने से दिखा रहा हूँ, कैसे दिखेगा, लेटरल सेक्शन बोलते हैं इसको। जब मैं इसके सामने से लेटरल सेक्शन देखता हूँ इसका, तो मैंने क्या देखता हूँ, समझेगा ध्यान से। ये बोन का लेटरल सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एपिफाइसिस ऊपर की तरफ का रीजन, और फिर ये डायफाइसिस। तो ये मैंने बोन को अंदर से काट दिया। जब आपने काटा बोन को, तब आपको क्या दिखा, जहां पे एपिफाइसिस था, जो ऊपर वाला हिस्सा था, वहां पे आपको नजर आया रेड रेड स्ट्रक्चर, लाल लाल स्ट्रक्चर, जिसको आपने नाम दे दिया बेटा रेड बोन नाम। ठीक है, क्लियर है? और जो आपने नीचे देखा इसके डायाफाइसिस के अंदर, तब आपने देखा बेटा था येलो बोन नाम। तो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो देखा आपने। अच्छा, अब आपने और क्या देखा, आपने देखा इस बोन की ना दो लेयर्स है, मतलब कि अंदर जो हड्डी वाला सख्त वाला पार्ट है, ये तो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट है, अंदर ही पार्ट, खोखले पार्ट की बात नहीं कर रहा। ये जो हार्ड वाला हिस्सा है, इसको जब आपने देखा, तो आपने देखा कि एक और डायग्राम बनाता हूं मैं आपसे, तो ऐसे बता रहा हूँ, इसकी जो बाहर वाली लेयर है बेटा, इसको आपने बुलाया पेरी पेराइट ऑस्टियम। पेराइट कॉन्ट्रियम क्या बुला लिया बेटा उसको, पेराइट ऑस्टियम। ठीक, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना बेटा, वो नारों की तरफ, इसको आपने बुलाया बेटा एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम मैं एंडोऑस्टियम। तो बेटा बाहर वाला हिस्सा हो गया पैराइऑस्टियम और अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा, एंडोऑस्टियम। आउटर पैराइऑस्टियम, इंटरनल एंडोऑस्टियम। तो ये बेटा आपका हिस्सा हो गया कौन सा वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट नहीं बेटा, ये जो बाहर हड्डी वाला पार्ट है, जो सख्त वाला पार्ट है, उसकी बात करें पैराइऑस्टियम एंड एंडोऑस्टियम। तो ये आपका बेटा बोन का एक इंटरनल सा बेसिक सा बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में फर्क क्या होता है। उससे पहले आप देखिए कि जो बोन है बेटा, वो हाईली वैस्कुलर है, बहुत ही ज्यादा वैस्कुलर है बेटा आपकी क्या बोन। अब बोन वैस्कुलर है, तो मान लीजिए उसमें ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है ना, और ये ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कहीं क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, क्लियर? और जहां ये एंटर कर रही है, वहां पर एक छोटी ओपनिंग बनी हुई है, तो बेटा वो जो ब्लड सप्लाई जहां एंटर करती है, उसको हम बुलाते हैं हैवर्शियन कैनाल्स। अब ये सब मैं आपको और दिखा दूंगा, हैवर्शियन कैनाल्स। ये है वो हैवर्शियन कैनाल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लड की सप्लाई, मतलब आपकी बोन देखिए कैसे हाईली वैस्कुलर हो गई, कार्टिलेज हाईली वैस्कुलर नहीं था। अच्छा, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में क्या फर्क होता है? देखिए क्या होता है कि जो ब्लड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप समझिए, पहले आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, पूरा क्या हुआ है आपके डेवलपमेंट के अंदर, ध्यान से समझेगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड बना लीजिए। हाँ, तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए हुआ ये आप लोगों के साथ कि जब आप पैदा हो रहे थे, जब आप एम्ब्रियो थे उस टाइम पे, तब बॉडी में सारा कार्टिलेज था, ठीक है, और जो ब्लड था वो बन रहा था आपके लिवर में, फीचर्स के लिवर के अंदर। लेकिन जैसे बेटा आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद
जो ब्लड बनाने की जिम्मेदारी है बेटा वो ले लेता है आपका मेनली बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या बनने लगता है, ब्लड बनने लगता है। तो आपकी जो बोन होती है उसमें रेड बोन मैरो वो बोन मैरो है जो कि ब्लड बनाता है। तो आपकी सारी की सारी बोन्स में मेनली क्या रहता है, रेड बोन मैरो। फिर टाइम के साथ साथ काफी सारा जो रेड बोन मैरो है, अब रेड बोन मैरो ब्लड कैसे बना रहा है, रेड बोन मैरो में ऐसे सेल्स हैं जिनको हम HSC बोलते हैं। ये HSC जो सेल्स हैं ये डिवाइड कर करके RBC, WBC, प्लेटलेट्स हर तरीके के ब्लड के सेल्स बनाते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद एज के साथ ये जो HSCs हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं काफी जगह के, और जहां जहां के इनएक्टिव हो जाते हैं वहां पे रेड बोन मैरो नहीं रहता, क्योंकि अब वो ब्लड बनाना बंद कर देता है ना। अब वो ब्लड बनाना बड़ी बंद कर देता है, और उसका मेन काम क्या रहता है, फैट को स्टोर करना। तो हमें फैट स्टोरेज हो जाता है और ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो वो रेड बोन मैरो की जगह अब कहलाता है द येलो बोन मैरो। अब हमारी मैक्सिमम बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, येलो बोन मैरो रह जाता है। लेकिन ब्लड बनाना तो बंद नहीं कर सकते, तो रेड बोन मैरो चाहिए। तो रेड बोन मैरो सिर्फ कुछ कुछ जगह पे रहता है, जैसे कि आपकी जो लंबी लंबी बोन्स है, आपकी जो ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, फीमर हो गई, टिबिया हो गई, है ना, पैरों की हाथों की जो लंबी लंबी बोन्स हो गई, इनके टिप्स पे यानी एपिफाइसिस में क्या रहता है, रेड बोन मैरो। और बाकी जगह पूरी बॉडी में क्या रहता है आपका, येलो बोन मैरो। अच्छा, एक जगह और है जहाँ रेड बोन मैरो रहेगा, एक आपका शोल्डर गर्डल्स और आपके दूसरे कौन से, हिप गर्डल्स। तो आपके हिप गर्डल्स और आपके शोल्डर गर्डल्स यानी पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स में भी रेड बोन मैरो रहेगा और लॉन्ग बोन के टिप्स पे रहेगा। उसके अलावा बाकी सब जगह से रेड बोन मैरो गायब हो चुका है और क्या बच चुका है, येलो बोन मैरो। हाँ, कभी आपको बहुत जरूरत पड़ी, आपका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई, तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो येलो बोन मैरो के सेल्स हैं जो इनएक्टिवेटेड है, जो सेल साइकिल के G0 फेज में पहुंचे हुए हैं, G0 फेज एक इनएक्टिव फेज होता है जहां सेल डिवाइड नहीं करता। तो जो सेल साइकिल के G0 फेज में पहुंचे हुए हैं, वहां से निकल के वो G1 फेज में वापस आते हैं और अपना डिवीजन वापस शुरू करते हैं, यानी फिर से ब्लड बनाना शुरू करते हैं। मतलब येलो बोन मैरो वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड बोन मैरो में, अगर बहुत ज्यादा जरूरत रही तो। लेकिन ये एक रेयर इवेंट है, ठीक है ना, ये इवेंट बहुत ही रेयर है। तो मोस्टली आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, यही चल रहा है कि रेड बोन मैरो आपके ब्लड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो आपके बोन का जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, बाकी फंक्शन देखिए क्या है कि बॉडी को सपोर्ट देना, स्ट्रक्चर देना, प्रोटेक्शन देना, लोकोमोशन देना, ये तो इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपके बोन का हो जाता है, वो हो जाता है आपके बोन का कि ब्लड बनवाना। दैट टेंड्स टू बी अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बोन। तो खैर ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अब ना तो ये स्ट्रक्चर ना ही ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या स्ट्रक्चर है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं कौन सा पार्ट बनाने जा रहा हूँ और फिर उसको बनाएंगे। उसके लिए मैं ये वाला हिस्सा मिटा दूँ, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ जी, सर हैवर्सन कनाल समझ नहीं आया सही से। बता दूंगा अभी, समझ में आ जाएगा। ये टुकड़ा लिया अभी मैंने बोन का, ये वाला हिस्सा। अच्छा एक चीज और समझिए ये सब बताने से पहले, मैं पहले बोन का नहीं थोड़ा सा ये वाला पार्ट बताता हूँ। आप ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बोन के लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रेड बोन मैरो में कुछ ऐसा है, ये स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स आप येलो में नहीं देख रहे, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ट्रेबिक्यूल्स, ठीक है ना। और जो ट्रेबिक्यूल बना रहा है ना, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्पंजी बोन। कौन सी बोन बेटा, स्पंजी बोन। तो ट्रेबिक्यूल बनाने वाली कौन सी होती है, स्पंजी बोन। और जो ट्रेबिक्यूल नहीं बना रही वो बेटा आपकी क्या होती है, कंपैक्ट बोन। तो जो हार्ड वाला हिस्सा है वो भी दो टाइप का है, एक कंपैक्ट एक स्पंजी। मान लेते हैं कि इतना कंपैक्ट ये स्पंजी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि जो आपका एपिफाइसिस है वहां पे बाहर कंपैक्ट है, अंदर स्पंजी है। लेकिन जैसे नीचे 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 आएंगे तो स्पंजी वाला पार्ट गायब हो जाएगा, स्पंजी वाला पार्ट नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या रह जाएगा, कंपैक्ट बोन वाला हिस्सा। मतलब जब आप नीचे आते हैं तो सिर्फ कंपैक्ट बोन वाला हिस्सा रह जाता है। मतलब डायफाइसिस में सिर्फ कंपैक्ट बोन है और एपिफाइसिस में स्पंजी और कंपैक्ट बोन दोनों ही तरीके की बोन्स प्रेजेंट है। क्लियर, चलिए। तो अब मैं आपको कंपैक्ट बोन का टीएस दिखा रहा हूँ। टीएस मतलब
भाई बोन ऐसे थी लंबी सी, मैंने ऐसे कट कर दिया, ऐसे यूं कट किया और अब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आइए ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं बोन का, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, इस तरीके से बना रहा हूं मैं, इसको लिया और ऐसे बना रहा हूं, है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बाहर वाला हिस्सा हो गया, लेट्स से पैराऑस्टियम, और ये अंदर वाला हिस्सा हो गया बेटा, दैट इज द एंडाऑस्टियम। और बटा इस तरफ क्या रहेगा बेटा, इस तरफ रहेगा बोन नारो, नीचे का रहेगा बोन नारो। बोन नारो की तरफ वाला कौन सा हो गया, ये एंडाऑस्टियम, है ना। तो आप समझो कि मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया, सॉरी इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया, तो ये आपका एंडोऑस्टियम आ गया, ये आपका पैराऑस्टियम आ गया। अब अंदर और क्या चल रहा है उसके बारे में स्टडी कर, ठीक है। अब अंदर क्या चल रहा है, अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है इसका। आप ऑब्जर्व करेंगे कि बीच में गोले हैं, तो एक गोला, दो गोला, तीन गोला बना दिए, और गोले के अराउंड आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रिंग्स हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, मतलब जिनका सर्कल सेम है ऐसे क्या है, रिंग्स हैं। और इस रिंग्स को हमने लैमेला बोला। स्ट्रक्चर समझिए, मैंने इस एक स्ट्रक्चर को बुलाया ऑस्टियन, ठीक है, ये एक ऑस्टियन है, और इन लेयर्स को बेटा मैंने क्या बुलाया, लैमेला बुला दिया। क्या बुला दिया बेटा, लैमेला। तो बेटा एक हो गया आपका ऑस्टियन, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये एक ऑस्टियन, दो ऑस्टियन, तीन ऑस्टियन, और उसके अराउंड जो रिंग्स है उसको हम क्या बुला रहे हैं, लैमेला। देखो सारा समझने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, फिर डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो आई सपोज आपको ये दोनों बातें क्या हो गई बेटा, क्लियर हो गई कि ऑस्टियन क्या है और लैमेला क्या है। आइए आगे समझते हैं। अच्छा, अब आपको मुझसे पूछा था हैवर्सन कैनाल क्या है, मैं बता देता हूँ कि ये जो गोले आप देख रहे हैं राउंड स्ट्रक्चर्स, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे ब्लड वेसल एंटर कर रही है, ठीक है ना। जहां ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है वो हाईली वैस्कुलर पार्ट है ये बेटा, और इसको बुलाते हैं हैवर्सन कैनाल। ये आपका हैवर्सन कैनाल हो गया। हैवर्सन कैनाल कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ वो वाला स्ट्रक्चर है जहां पे बोन के अंदर ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, एंटर कर रही है। अब एक और देखते हैं, इस सारे को मिटा देते हैं, ये सारा मिटा रहा हूं मैं आपको और थोड़ा समझाने के लिए। अब मैं आपको एक ऑस्टियन बना के दिखा रहा हूँ, एक ऑस्टियन में एग्जैक्टली क्या है। मैंने ऑस्टियन के अंदर जब जूम किया तो मैंने क्या देखा कि ये तो हैवर्सन कैनाल हो गया, हाईली वैस्कुलर, है ना। यहाँ पे काफी सारा ब्लड सप्लाई आ रही है ना, ब्लड वेसल्स वगैरह आ रही है ना। इसके अलावा ये जो रिंग्स हैं, जब मैंने इसको देखा तो स्टार शेप स्ट्रक्चर से कुछ ऐसे स्टार, मतलब ये रिंग्स नहीं बल्कि स्टार शेप स्ट्रक्चर नजर आए मुझे, मतलब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, लैमेला कुछ नहीं बल्कि स्टार शेप स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। क्या है, स्टार शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जब मैंने एक स्टार शेप स्ट्रक्चर को पूरा एनालाइज किया तो मैं क्या देखता हूँ, ये तो इस तरीके का एक क्या है बेटा, सेल है। और बेटा इस स्टार शेप सेल को मैंने बुलाया बोन का सेल, द ऑस्टियोसाइट। तो ये स्टार शेप ऑस्टियोसाइट मतलब हमारी कंपैक्ट बोन के अंदर एक हैवर्शियन सिस्टम है, मतलब बीच में हैवर्सन कैनाल और उसके अराउंड रिंग्स में अरेंज है द ऑस्टियोसाइट्स। अब मैं क्या देखता हूँ कि ऑस्टियोसाइट के बाहर भी फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जैसे कार्टिलेज के अंदर थी, जैसे उसको मैंने लैक्टिना बुलाया था, उसको भी बेटा मैंने क्या बुला दिया, लैक्टिना बुला दिया। यहाँ भी लैक्टिना है, लैक्टिना के अंदर क्या है बेटा, ऑस्टियोसाइट है। और इस एक हिस्से को हमारे एक सरिया है, इस एक हिस्से को, ये एक दो तीन चार पांच हिस्से है ना, इस एक हिस्से को, ठीक है ना,
कैनालिक्यूलिकुलर, कैनालिक्यूल। अब देखिए वो क्या है कि हवर्सिन कैनाल से ब्लड और बाकी चीजें आके इन ऑस्टियोसाइट्स में थ्रू कैनालिक्यूली ऑस्टियोसाइट्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। और फिर बदले में नाइट्रोजनस वेस्ट और बाकी चीजें हवर्सिन कैनाल में आ रही है, मतलब वहां पे आर्टरी भी आ रही है, वेन भी आ रही है। आर्टरी ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है, वेन इन सब चीजों को क्या लेके जा रही है, वापस लेके जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी बोन का, वापस समझिए। ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज है तो फॉर्म एन ऑस्टियन। ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन मिला के आपकी बोन का जो हार्ड वाला पार्ट है वो बन रहा है, और उसके अंदर जो हार्ड वाले पार्ट के अंदर आपका क्या है, आपका सॉफ्ट पार्ट है बोन का, जो कि आपका बोन मैरो है, जो येलो या रेड बोन मैरो रह सकता है। याद रखिएगा सिर्फ कंपैक्ट बोन के अंदर ही हैवर्सन सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये हैवर्सन कैनाल सिर्फ कंपैक्ट बोन की प्रॉपर्टी है, स्पंजी बोन में हैवर्सन कैनाल नहीं होता है। और जो, ठीक है ना, और वहां पे कोई प्रॉपर ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, वहां हैवर्सन सिस्टम क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट? और एक एक टर्म और याद रखिएगा, एक टर्म है फॉक्समैन कैनाल। फॉक्समैन कैनाल, ठीक है ना। फॉक्समैन कैनाल एक्चुअली वो कैनाल है जो दो हैवर्सन कैनाल को कनेक्ट करता है। मान लीजिए दो हैवर्सन कैनाल है तो उसमें जो इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा बीच में कहीं पे, वो क्या रहेगा, दी फॉक्समैन कैनाल। तो फॉक्समैन कैनाल इज द कनेक्शन बिटवीन टू हैवर्सन कैनाल्स। आई सपोज ये सारी बातें आपको क्या है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। Just clear to everybody. That is all about the structure of bones. सर ये एक बार जो डायग्राम बना देगा कैनालिकुली के बारे में बता दीजिए। क्या जो ये क्या बता आपने दूं? कैनालिकुली जो आपने बोला है उसके बारे में बता दीजिए, बेटा कुछ भी समझ में नहीं नहीं है, आया। ये समझ में आई सेल है, हाँ ऑस्टोसाइट की एक्सटेंशन समझ में आई, एक्सटेंशन है हाँ इस एक्सटेंशन। अब ये सेल के आसपास कॉन्ड्रोसाइट के अंदर बाहर समझ में आया था, पूरा पूरा लैक्यूना था। हाँ सर। तो ऑस्टोसाइट के बाहर भी लैक्यूना समझ में आ रहा है, पूरा बाहर लैक्यूना है। अच्छा हाँ उस लैक्यूना की ये 5 कैनालिक्यूल है, 1 2 3 4 5, ये 5 बताए हैं, ये 6 7 8 3 4 2 5 कुछ भी हो सकते हैं। गॉट इट? अच्छा जो सूडोपोडियल की एक्सटेंशन निकल रही है। अच्छा सर। तो इनका काम मतलब न्यूट्रिशन में और एक्सचेंजेस में होता होगा फिर। देख ब्लड तो यहाँ आएगा ना, है ना, तो ब्लड से चीजें यहाँ ली इसने अंदर फ्लूइड में, और फ्लूइड से सेल को दे दी, सेल ने फ्लूइड में दी, फ्लूइड से यहाँ पे आ गई, मतलब कि ऑस्टोसाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना अच्छा सर ब्लड से लेके। ओके। अरे पानी जाता है ना, बड़ा कैनाल होता है, कैनाल क्या सब कैनाल आता है, तो सब कैनाल के जगह कैनालिक्यूली समझ ले, हैवर्सन कैनाल, कैनालिक्यूली, फिर सेल के अंदर जो भी चीजें जा रही हैं। गॉट इट? यस सर क्लियर है। सर हाँ जी। सर ये स्पॉन्जी बोन बस एपिफाइसिस में होती है, डायफाइसिस में नहीं होती? नहीं, ओके सर। एक बात और बताता हूँ, ये हैवर्सन सिस्टम मैंने आपको मैमल्स में लिखवाया था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ओनली ऑफ मैमल्स। सिर्फ मैमल्स में ही हैवर्सन सिस्टम मिलेगा, बाकी किसी भी के अंदर हैवर्सन सिस्टम नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? सर सर कॉम्पैक्ट बोन हमने बोन की पार्ट को कहा है ना। हाँ, हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक जहाँ ट्रेबेक्यूल्स है, एक जगह ट्रेबेक्यूल्स नहीं है। जहाँ ट्रेबेक्यूल्स है उसको बोल दिया स्पंजी, जहाँ ट्रेबेक्यूल्स नहीं है, जहाँ ट्रेबेक्यूल्स नहीं है उसको बोल दिया कंपैक्ट, जहाँ ट्रेबेक्यूल्स है उसको बोल दिया स्पंजी। जहाँ हैवर्सन सिस्टम है उसको बोल दिया कंपैक्ट,
और जहाँ हैवर्सन सिस्टम नहीं है उसको बोलते हैं स्पंजी। जो रेड बोन मैरो की आउटर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं स्पंजी, और जो येलो बोन मैरो का आउटर मोस्ट पार्ट है या ओनली पार्ट है उसको बोलते हैं कंपैक्ट। ओके सर, सब समझ आ गया अब। है ना? ठीक है। सर ये जो फॉक्समैन कैनाल है सर, ये जंक्शन की तरह भी तो वर्क कर रहा है। हाँ बोल सकते हैं, गैप जंक्शन। लेकिन हर बार जंक्शन मत बोलना, क्योंकि देखो जंक्शन क्या होता है ना, जंक्शन ना, जैसे हम जंक्शंस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली सेल टू सेल की बात करते हैं, ठीक है ना? तो जंक्शन की तरह काम कर सकते तो ठीक है, अगर को जंक्शन बोल रहे हो तो गलत है। अच्छा, कनेक्शन। ओके सर। चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली, ठीक है ना? मिटा दें इसको सारे को, क्लियर है? आगे बात करें। तो डायग्राम बना दो ना, अभी हो गया सबका? यस। अगर किसी का नहीं हुआ तो मुझे बोल सकता है, मैं रुक जाऊंगा। आई एम काउंटिंग 3। अगर 3 तक किसी ने नहीं बोला कि उसका रह गया तो मैं उसको मिटा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। दैट्स 3। सर 1 मिनट। हाँ तो बेटा तूने 1 मिनट मांगा है सच्चिदानंद, अब तू ही जब हो जाएगा तो मुझे बता दियो सर हो गया। अब जब तू बोलेगा तो मैं मिटा दूंगा। ओके सर। सर हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। सर ये येलो और रेड में अंतर क्या होता है, जो बोन मैरो आपने भी बताया, येलो रेड बोन मैरो में? मैंने बताया ना डिफरेंस। सानवी क्या डिफरेंस होता है बताना जरा इसको। सर रेड और येलो बोन मैरो में, हाँ जी। रेड बोन मैरो से तो ब्लड सेल्स बनते हैं, और येलो वाले से अगर मतलब बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो तभी बनते हैं। एक ये है कि रेड वाली जो होती है वो डायफाइसिस में वो एपिफाइसिस में होती है, और येलो वाली जो होती है, येलो बोन मैरो, वो डायफाइसिस में होती है। मतलब एक ब्लड बनाने के लिए एक्टिव है, एक ब्लड बनाने के लिए इनएक्टिव है। एक में मोस्टली ब्लड बन रहा है, एक में बेसिकली फैट स्टोरेज है। ये डिफरेंस है रेड और येलो। और रेड से येलो बनी है, ये भी फैक्ट है। गॉट इट? सर अभी आपने ऐसे G0 करके कुछ फेज बोला था। वो सेल साइकिल में आ जाएगा। फेज 2 में पढ़ेंगे सेल साइकिल, तब पढ़ेंगे। सर डन। मिटा दें इसको। ओके चलिए फिर आपको इस बोन को समझ में आ गया। 2-4 पॉइंट्स और पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बोन है, आपने बोन को जला दिया तो क्या होगा? ऑर्गेनिक वाला सारा उड़ जाएगा और इनऑर्गेनिक बच जाएगा। जब बोन को जला देंगे तो उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा का सारा CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब आपको हाइड्रोकार्बन जलने के बाद, कंबशन के बाद CO2 की फॉर्म में निकल जाते हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो बचेगा सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट, और बोन कैसी जाएगी? स्टिफ हो जाएगी, ठीक है ना? स्टिफ हो जाएगी और उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट बचेगा। अच्छा, यही बोन को अगर आपने HCl में रख दिया
या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 में हो गया, तो बोन का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो ऑर्गेनिक पार्ट है इस तरफ वो बचेगा और बोन फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बोन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ऐसे मोड़ने लगेगी, जैसे कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक पार्ट रह गया बोन में, सिर्फ बोन फ्लेक्सिबल हो जाएगी और सिर्फ बचेगा उसमें ऑर्गेनिक पार्ट, अगर आपने उसको HCl में रख दिया तो। हाँ, बोन को किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, NaOH KOH का कोई खास इफेक्ट बोन पे नहीं पड़ता। एक कॉन्सेप्ट है रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स। रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स में अगेन वो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक ऑस्टियो ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, और एक ऑस्टियोक्लास्ट का कॉन्सेप्ट। फिर से बता दूं, बहुत सारे मैक्रोफेज मिलकर ऑस्टियोक्लास्ट बना देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन को डिग्रेड करता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाता है। तो आपकी बोन में ये दोनों मिलकर काम करते हैं, पुरानी बोन डिग्रेड होती रहती है, नई बोन बनती रहती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रीमॉडलिंग ऑफ बोन कहते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आपने एक बाल्टी भर रहे हो, उसमें आपने नलका चला दिया, जो नलका चला दिया वो ऑस्टियोब्लास्ट है, और बाल्टी में एक छेद भी कर दिया, तो छेद कर दिया वो ऑस्टियोक्लास्ट है। ठीक है, तो पुराना पानी जाता रहेगा, नया पानी भरता रहेगा, तो वही है आपकी क्या, रीमॉडलिंग ऑफ बोन। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। और कॉन्सेप्ट अगर बोन के बारे में बताऊं तो कुछ हार्मोन्स है, जैसे कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी बोन में इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये सॉल्ट्स हैं, जिसमें फॉस्फोरस ज्यादा है और कैल्शियम कंपैरेटिवली कम है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट से बोन बनी हुई है, जिसमें फॉस्फोरस ज्यादा है और कैल्शियम कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपकी बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपोजिशन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसका नाम है दी कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है कि ये ब्लड से मेनली कैल्शियम देता है और बोन्स में उसको डिपॉजिट कर देता है। तो ब्लड से कैल्शियम दिया और बोन में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। बेटा ये काम किसका है, बेटा ये काम कैल्सिटोनिन का है। मैं इसको रेड से बना रहा हूँ और रेड से कैल्शियम लिख रहा हूँ। अब इसी काम को आप उल्टा कर दीजिए। क्या कर दिया हमने बोन से कैल्शियम लिया और ब्लड में भेज दिया। तो ये काम एक दूसरे हार्मोन का है, द पैराथ हार्मोन। ये पैराथ हार्मोन का काम है। तो पैराथ हार्मोन का ये डायरेक्शन है, ये बोन से कैल्शियम लिया ब्लड में ले गए, और कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम लिया और कहाँ ले गए, बोन में ले गए। तो ये दो हार्मोन्स के बीच में डिफरेंस है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से आता है और पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। तो ये थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस भी है कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है कैल्सिटोनिन, जो ब्लड कैल्शियम को कम करता है, बोन कैल्शियम को बढ़ाता है, और दूसरा हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जो बोन कैल्शियम को कम करता है और ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। सो बेसिकली दो हार्मोन एंटागोनिस्टिक इन नेचर, मतलब अपोजिट इन एक्शन है। अब एक और चीज समझिएगा, एक बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस। बेटा ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है ना, ओस्टियोपोरोसिस एक बोन की बीमारी है। ओस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन की डेंसिटी है, जो बोन का मोटापा है, थिकनेस है जो बोन की, तो बोन की थिकनेस कम होने लगती है, मतलब उसके अंदर डिपोजिशन ओवरऑल कम होने लगेगा, छोटे छोटे पोर्स बनने लगेंगे, तो उसमें से इनऑर्गेनिक मटेरियल निकलने लगेगा, पोर्स बनने लगेंगे, और इसको बोलते हैं हम ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर हो रही हैं, तो दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। और ओस्टियोपोरोसिस की एक वजह जो हमने ऑब्जर्व करी है, ये रिलेटेड है एक हार्मोन से, एस्ट्रोजन। हमने देखा कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफी कम होता है,
या अचानक से कम होने लगता है, तो कंपैरेटिवली बहुत ही लो होने लगता है, उन ऑर्गेनिजम्स की जो हड्डियां होती हैं वो कंपैरेटिवली कमजोर होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो एजिंग पीपल के अंदर जिनके अंदर एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाएगा, उनकी हड्डियां एज के साथ क्या होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो हमने ये माना कि एस्ट्रोजन हालांकि क्या डायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है बोन की डेंसिटी बनाने में, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं इसका कम हो जाना बोन की डेंसिटी पे डायरेक्टली इफेक्ट पहुंचाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेंसिटी ऑफ द बोन। कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बोन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एस्ट्रोजन के बारे में ध्यान रखेगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेगा कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए एक चीज और जरूरी होता है। अच्छा, एक बीमारी और बता रहा हूँ, एक बीमारी और है। तो पहले ये समझो, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए एक चीज और जरूरी है, और वो क्या है? क्या पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं? मिल्क। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। और दूध की शक्ति कौन बढ़ाता है? बहुत पहले एक ऐड आ रही थी कि दूध में फलाना ढिकाना मिलाओ और दूध की शक्ति बढ़ाओ। क्या बढ़ा रहा था दूध की शक्ति? सर हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स? कौन पीता? याद है? बहुत पहले एक ऐड आती थी कि दूध में ये मिलाओ और दूध की शक्ति बढ़ाओ। खैर छोड़ो, जो भी था, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स जो भी है, वो दूध की शक्ति कैसे बढ़ा रहा था, याद है कुछ? सर शायद कैल्शियम ऐड करके। कैल्शियम ऐड करके? और सोचो। चलो, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है ना, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरे काम की थी, ऐसी चीजें मुझे याद करती जो बायोलॉजी से रिलेटेड होती है। ऐड कुछ इस तरीके से थी कि जो दूध होता है, अकेला दूध, उसके अंदर भरपूर कैल्शियम होता है, नो डाउट, लेकिन वो कैल्शियम बॉडी पे पहुंच नहीं पाता है, बॉडी को मिल नहीं पाता, क्योंकि बॉडी के कैल्शियम, दूध के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए आपको विटामिन डी। तो जो नया बॉर्नविटा है इसमें है विटामिन डी। तो जब ये बॉर्नविटा विद विटामिन डी दूध में मिल जाता है तो दूध में कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी आ जाता है, और फिर ये विटामिन डी दूध के कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। ठीक है, ये पूरी एडवर्टीजमेंट थी, और इस एडवर्टीजमेंट को शायद आपने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट होते तो बड़े ध्यान से इसको देखता, आपने पहले पढ़ा होता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात थी, ये इससे याद रह जाता है। बात सही बोली गई है, ठीक है ना, हालांकि आपको घुमा फिरा के समझाया जा रहा है, लेकिन घुमा के थोड़ा बनाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक है कि हाँ, आपने बहुत सारा कैल्शियम खाया 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 खाया, कैल्शियम खाते जा रहे हैं, लेकिन वो कैल्शियम किसी काम का नहीं है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन डी है, कैल्सिफेरॉल बोलते हैं उसको, ये वो विटामिन है जो आपके ब्लड के कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड में आपके खाने का जो कैल्शियम है ना, डाइटरी कैल्शियम, उसको ब्लड में ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं होती विटामिन डी, आपके बेसिक सोर्सेज से दूध है ना, दूध से आपको सिंपली विटामिन डी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे खाने में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप खिलखिलाती धूप में, दोपहर के 12 बजे वाली नहीं, खिलखिलाती है ना, खिलखिलाती धूप में अगर आप 15 से 20 मिनट बैठ रहे हैं, अपनी स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं, सनबाथ ले रहे हैं, बीच पे अपने बैठे हुए धूप वगैरह ले रहे हैं, 15-20 मिनट भी ले रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनने लगता है, काफी बन जाता है। स्किन इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है ना। खैर,
तो ये जो विटामिन डी है ये आपके बॉडी के ब्लड के जो कैल्शियम, सॉरी जो डाइटरी कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब बाई चांस आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम, आप खाएंगे तो सही लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से बोन से कैल्शियम को लाया जाएगा, ठीक है ना। जब बोन से कैल्शियम को लाया जाएगा तो बोन्स आपकी कमजोर हो जाएंगी। तो कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स जब वीक हो जाती है बेटा हम उसको एक टर्म बुलाते हैं ऑस्टियोमैलाशिया। तो टर्म बदल गया, उसका नाम दे दिया हमने ऑस्टियोमैलाशिया। और ऑस्टियोमैलाशिया में क्या है, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों का कमजोर हो जाना है ऑस्टियोमैलाशिया। और ये जो ऑस्टियोमैलाशिया है इसको छोटे बच्चों में जब हो जाता है तब उसको बुलाते हैं रिकेट्स। और ये डायरेक्टली रिलेटेड है विटामिन डी की कमी से। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलाशिया इन दी एडल्ट्स, ठीक है। दैट इज हड्डियों का कमजोर हो जाना। किसी को कोई डाउट? सर वो जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं उसमें भी विटामिन डी होता है? नहीं, इसमें कैल्शियम होता है। सर फिर वो कैल्शियम कैसे अब्सॉर्ब होता है? अरे भैया तुम्हारी बॉडी में है ना विटामिन डी। ऑस्टियोमैलाशिया रिकेट्स तो उनको होगा ना जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। आपकी बॉडी में तो है ना विटामिन डी, आप तो खाना खा रहे हो ना अच्छे से, आपने नॉर्मल भी खाना खाया ना, जैसे आप नॉर्मल सब्जियां खाते हो, रोटी खाते हो, दही खाते हो, दूध पीते हो, नट्स वगैरह खाते हो, आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हो ना बेसिक सा, तो आपकी और थोड़ा बहुत धूप में जा रहे हो तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी की तो उन लोगों की कमी होती है जहाँ पे धूप नहीं निकलती, जो पूरा पूरा दिन मतलब ऑफिस के अंदर है, ठीक है ना, 7 8 पूरे दिन ऑफिस के अंदर बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल धूप नहीं ले रहे हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है ना। थोड़ा सा धूप में बाहर निकलते हो और आप भरपूर खाना खाते हो तो आपको विटामिन डी की कमी होगी नहीं, ठीक है। या सर जब तक फिर जो आपको कोई इंटरनल डिसऑर्डर ना हो। हाँ सर फिर जो है ऑस्टियोमैलाशिया है इसका ट्रीटमेंट कैसे होता होगा? इसका ट्रीटमेंट आपको बूस्टर, आपको विटामिन डी की कैप्सूल खाओ, ओके सर। विटामिन डी के कैप्सूल्स या कुछ ऐसे फिश लिवर ऑयल या कुछ ऐसी चीजें जो विटामिन डी में रिच हो वो खाओ। डेफिशिएंसी है ना भाई, आयरन की डेफिशिएंसी आयरन खाओ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है विटामिन डी खाओ, विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए खाओ। अब सीधा विटामिन खाओ या जो वो फूड खाओ जिसमें विटामिन है ना, वही सब है। और क्या? ओके सर। सर अगर विटामिन डी है किसी की बॉडी में लेकिन उसकी डाइट में कैल्शियम ही कम है तब भी हो सकती है ये डिजीजेस? हाँ हो सकती है, हो क्या सकती है, होंगी, लेकिन कैल्शियम की कमी होगी क्यों, मतलब आप नॉर्मल भी खाना खा रहे हो तो क्या देखो, अगर आप मैं बताऊं ये कमी वमी ये उनके अंदर होती है जहां कोई ना कोई समस्या अंदर से है। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो, नॉर्मल धूप में जाते हो, नॉर्मल सी जिंदगी बिता रहे हो तो आपके अंदर नहीं होगी कोई डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी तब होती है जब कुछ हटके कुछ करते हो, जैसे कि जैसे हम अगर हम सही बात करें तो कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही अंदर बिल्डिंग में होते हैं, अंदर एकदम बिल्डिंग में बंद ऑफिसेज हैं, वहां धूप आने में पूछा नहीं। मान लो कि आप सुबह 6 बजे घर से निकले तब धूप थी नहीं, और पहुंच गए ऑफिस 7 साढ़े 7 बजे, फिर काम करते करते 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हो गए, और जब बाहर निकले तब 7 बजे गए थे, 7:30 बजे थे, तो फिर से आप अंधेरे में गए थे और अंधेरे में ही आप मतलब कि मान लो वहां से बाहर निकल रहे हो तो पूरा दिन आप अंदर ही घुसे हो, धूप आप बिल्कुल ले नहीं रहे हो, तब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, तब दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। या आपके खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, जो मिला खा लिया, ठीक है ना, बस खा क्या रहे हैं कुछ भी, ठीक है ना, बाहर का कभी खा लिया, ये खा लिया वो खा लिया, प्रॉपर फूड नहीं खा। अगर आप सब्जी बदल बदल के खा रहे हो रेगुलरली, दालें वाले खा रहे हो, मतलब किसी भी कोई भी फूड पैटर्न, चाहे इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे कैसा भी फूड पैटर्न हो, अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है तो आई डोंट सपोज कि आपको किसी भी चीज, किसी भी विटामिन की और किसी भी चीज की कमी होगी, ठीक है। ये जो आप लोग नखरे करते हो ना कि हमने ये नहीं खाना है, हमने वो सब्जी नहीं खानी है, हमने फलानी दाल नहीं खानी है, ठीक है ना,
हमें सिर्फ मोमोज ही चाहिए खाने के लिए, और खाने में नमक मसाले जो आप मिला मिला के खाते हो, ये आपको प्रॉब्लम दिलाएगा, क्योंकि जो आप खाने में जो मसाले मसाले पूरे मिला मिला के खाते हो अच्छे से, ये सारे मसाले मसाले आपके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। अब आपने खाना तो खाया बहुत ही अच्छा, मान लेते हैं आपने मान लो पनीर खाया, पनीर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हेल्थी चीज़ है, लेकिन आपने पनीर कैसा बनाया? पनीर बनाया पनीर लबाबदार, डाल दिए उसमें नमक मिर्च मसाले बना के उसको अच्छे से चटपटा चटपटा बना के खा लिया उसको। अब जब इतने उसमें नमक मिर्च मसाले मिला दिए तो उसने आपके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी। अब इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी तो जो उसका एक्चुअल न्यूट्रिशियस कंटेंट था वो तो आपने खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो किसी भी वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, सॉरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, किसी वेजिटेबल्स को सही से खाने का तरीका वही है कि आप वेजिटेबल्स को जितना हो सके उतना ज्यादा मतलब कम मसालों में कम ऑयल में उसको आप पका के खाएं, दैट्स द बेस्ट थिंग। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप दिन में एटलीस्ट एक बार तो आप क्या कहते हैं उसको, स्प्राउट्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें जिसको हल्की सी बॉईल हुई होंगी, हल्के से जिसमें पानी के साथ जिसको एब्जॉर्ब करके रखा हो, वो सब चीजें खाएं। और अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड सैलेड को भी ऐड कर दीजिए, एंड दे विल ऑलवेज हेल्प यू, एंड कर्ड ऑल्सो। तो दही फ्रूट सैलेड और सब्जियां अगर आप बदल बदल के खा रहे हो तो फिर आपको फायदा देगी। अगर आप रोज वही भिंडी फिर से भिंडी फिर से भिंडी 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 खा रहे हो, ठीक है ना, और घिया तूरी बैंगन करेला ये सब नहीं खा रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स होगी आपको कमी। अभी तो यू आर यंग, ठीक है, 15-16 ईयर्स ओल्ड, अभी तो बहुत अगर कमी भी होगी तो बॉडी इतनी तेज है कि वो कम में भी ज्यादा बना लेगी, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एज यू विल ग्रो अप, ठीक है ना, एज यू विल कम टू माई एज एंड 15 ईयर्स मोर फ्रॉम माई एज, तो फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। मेरी बॉडी काफी स्लो हो गई है, मेरा मन नहीं करता ज्यादा उठने का, भागने कूदने का, उतनी एनर्जी नहीं। आप तो खूब एनर्जी होगी, भागते कूदते रहते हो, but I have lesser kind of energy. I'm kind of more stable. I fall to feel relaxed. और फिर आप जैसे और एज के हो जाओगे, ठीक है ना, तो आप और आपकी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो फिर आपको और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो अभी तो आप सोच रहे हो कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेजिटेबल्स को ना बोल के या ना खा के या कम खा के, तो अभी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप लेटर स्टेज पे जाओगे तब आपको एहसास होगा कि जो कमियां आपने पहले छोड़ी हैं तो अब आपको रिफ्लेक्ट होके क्लियरली नजर आएंगी। मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप जिस एज के अंदर, बिकॉज आई हैव कम टू एन एज आई रियलाइज दिस थिंग, जिस एज में आप हो 14 15 16 17 ईयर कोई होगा तो हालांकि मुझे लगता नहीं कोई होगा, तो आप जो 14 16 जिस एज में हो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आपके जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन उनका अमाउंट बहुत ही ज्यादा हाई है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, थायरॉक्सिन के लेवल्स अच्छे हैं, तो आपको इस टाइम पे जितना आपको मिले, ठीक है ना, जितना अच्छा से आपको मिले, जितना न्यूट्रिशन आपको मिले आप लो, खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से हेल्दी रहो, ग्रैब सम गुड स्लीप। तो अभी तो आप जितना खा लोगे एनर्जी डेवलप कर लोगे, आफ्टर 10 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स फिर आप जैसे ज्यादा ऑयल खाया, जैसे ज्यादा कुछ भी खाया, तो कुछ भी आपने एक्स्ट्रा खाया, आपकी बॉडी या मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप और लेथार्जिक हो जाओगे, तो आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पर अभी तो आपके साथ ये है कि आप जितना दूध हो सके, दही हो सके, और दालें हो सके, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सके, फ्रूट्स हो सके, ठीक है ना, वो आप वैरायटी ऑफ फ्रूट खाओ। मतलब ये नहीं कि आपको एक सब्जी पसंद है आपने वही खाते उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने 4 सब्जियां खाई लेकिन थोड़ी खाई, लेकिन 4 खाई, वैरायटी ज्यादा खाई, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाइए, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाइए, वैरायटी ऑफ दालें खाइए, दैट इज मोर हेल्पफुल, ठीक है। तो टॉपिक को आगे लेके जाते हैं तो पता रहेगा। तो ये सारी बातें आपको पता लगी, दैट वाज अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज। तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे हमने इस चैप्टर को भी थैंक यू बोल दिया, क्योंकि आगे हमारे पास जो पढ़ने के लिए है ब्लड, लिम्फ, मसल्स एंड न्यूरॉन्स, और इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, इनकी बात हम करेंगे बाद में, ठीक है ना। कब? ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे सर्कुलेटरी चैप्टर में, बोन और मसल की बात करेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, और नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, न्यूरॉन्स की बात करेंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने अगले चैप्टर में चलेंगे, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। सर हाँ जी यशिका।
आपने बोला था जब हम बोन्स को हीट करते हैं तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, बट CO2 तो जलाते जलाते इनऑर्गेनिक होता है ना। हम्म। तो CO2 इनऑर्गेनिक होता है, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होके जाता है। अरे वैसा नहीं है, यहाँ इनऑर्गेनिक का मतलब कैल्शियम और फास्फोरस सॉल्ट से है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक से मेरा मतलब प्रोटीन्स और जो बाकी लिपिड्स वगैरह हैं, तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह हैं वो जल के CO2 की फॉर्म में लिबरेट हो गए और बचा सिर्फ कैल्शियम एंड फास्फोरस सॉल्ट्स, तो वो और स्टिफ हो गई। सर सर सनलाइट कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में चेंज कर देता है, सनलाइट। नहीं, कोलेस्ट्रॉल बोलोगे तो सेंस गलत निकल के आएगा। एक्चुअली डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, इट्स अ मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कह सकते हो कि मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है तारीख? ठीक है सर। ओके। आगे है हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो आइए आपको बता दो थोड़ा सा व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या बायोमॉलिक्यूल से आप क्या समझते हो, क्या लग रहा है व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? जो केमिकल्स, जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं उन्हीं को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, शायद ऐसा हो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, कौन बोल रहा था? किसकी आवाज थी, एक बार बताओ, फिर बात करेंगे अच्छे से, आमने सामने होकर बात करेंगे अच्छे से। कौन बात कर रहा था? शुभम। ठीक है शुभम, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी बात चलो मैंने मान लिया, आई अस्यूम और तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, है ना। मेरे स्टूडेंट हो, होशियार हो, सही करोगे। तो मान ली तुम्हारी बात कि एक लिविंग वर्ड बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला? लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो लिविंग लिविंग वर्ल्ड क्या होता ऑर्गेनिजम्स है? ही। लिविंग वर्ल्ड तुम्हारा जानते ही नहीं, कोई नॉन लिविंग वर्ल्ड भी होता है। लिविंग वर्ल्ड तो हमारा सर जहाँ चैप्टर है, पे चैप्टर लाइफ नंबर, एग्जिस्टिंग, जहाँ पे लाइफ। ये माइक बंद क्यों कर दे रहे हो? ऑन रखो, दो लोग तो माइक ऑन रख सकते हैं। सर नॉन लिविंग का मतलब मतलब नॉन लिविंग वर्ल्ड का मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। हमारी अर्थ तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर आएगी, तो हम जितनी बातें करते हैं वो सारी अपनी अर्थ पे लेके ही तो करते हैं, तो अच्छा, लिविंग वर्ल्ड तो हो गया। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं एक लिविंग वर्ल्ड से कुछ भी उठा लूं, मतलब कि मैंने बाहर एक कुर्सी पड़ी है, कुर्सी उठा ली, उसके अंदर केमिकल्स मिले, वो सारे बायोमॉलिक्यूल। नहीं सर, लिविंग वर्ल्ड के अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थोड़ी ना। अच्छा, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मुझे कुछ मिलता है, कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो बायोमॉलिक्यूल है, ठीक? यस सर। ऐसा कह रहे हो तुम, ठीक है। चाहे वो कॉकरोच में मिले, चाहे मुझ में मिले, हाँ सर। तब भी बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक? अच्छा चलो, यस। तुम्हारी बात मान ले। तो क्या लगता है तुमको, फिर कुछ एग्जांपल्स हो फिर बायोमॉलिक्यूल्स के, किसको बोलेंगे? सर जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो अच्छा गए, अच्छा और सर फैट्स हो गए। अच्छा शुगर तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। और सर बहुत सारी चीजें हैं सर, जैसे कि प्रोटीन्स के बोलते अंदर जाओ, ही। कंट्रोल में। तुम गलत बोल रहे हो, बोल दूंगा मैं, हाँ। कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स है। तो बचा क्या? सर
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के जितनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बच गई। क्यों? ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये ऑर्गेनिक में आता है क्या? आयरन? नहीं सर। आयरन होगा तुम्हारी नहीं, बॉडी में? हैं? हाँ सर आयरन है सर, ब्लड के कॉपर? ऊपर जो हेमोग्लोबिन है। हाँ, सर कॉपर कॉपर तो सर उनके ब्लड, कॉपर सर नहीं है सर, कॉपर कहाँ है? है, कॉपर है। कई सारे हमारे एंजाइम में बीच में कॉपर लगा हुआ है, प्रोटीन्स में बीच में एंजाइम में कॉपर लगा हुआ है, कॉपर है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, सल्फर है, फास्फोरस है। मतलब तुम जो बोलो ना, तुम जो बोलो, निकल है, बेरियम है, मतलब तुम नाम लो और वो है। देखो बहुत सर छोटे होते ब्रोमीन। थे ना। एक बात बताओ, तुम बने कहां से हो पहले ये बताओ, वेयर आर यू फ्रॉम? सर हर लाइफ पिछली वाली लाइफ से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मैं बना हूँ। नहीं, तुम ये बताओ, तुम कौन से प्लेनेट से आए हो? मार्स से आए हो, वीनस से आए हो? सर मैं तो अर्थ पे ही हूँ सर, अर्थ से आया हूँ। बट ये लोग बोलते हैं कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। बोलते तो है ना, क्यों इशिका? सर पता नहीं रीजन। बोला जाता है ना कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो तुम वीनस से आई हो? पता नहीं सर। अच्छा चलिए, छोड़ देते नहीं हैं इस बात। एक्चुअल में तो सारे अर्थ से ही हैं। सब अर्थ से आए हैं, ठीक है। अब इशिका से बात करेंगे। शुभम माइक बंद कर लो। इशिका, यस सर। एक बात बताओ, ये थ्योरी ऑफ मैटर क्या है? मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी हाँ सर, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। नॉट डिस्ट्रॉयड। तुम मैटर हो, तुम मैटर से बनी हो। यस सर। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर शायद। तारीख से बात करेंगे, बंद कर दो, क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर। हाँ बेटा, तुम मैटर से बने हो? यस सर, मैटर से बनो। तुम मैटर से बने हो, ठीक है ना? अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर से बने, राइट? यस सर, सब मैटर इस से ही। धरती से बने, इस अर्थ के कंपोनेंट से बने होंगे सारे। कोई मार्स जुपिटर से तो आया नहीं है। यस सर। सर वो तो तो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मार्स से आए। हाँ चलो, वो तो कहने की थ्योरीज है ना। अच्छा, वो तो कहने की बात है। नहीं, मैं अगर साइंटिफिकली आऊं तो हम सब अर्थ से ही आए हैं, यस सर। है ना? जो भी चीजें हमने एब्जॉर्ब की होंगी, ली होंगी, अर्थ से ली होंगी, उसी से बने हैं। सारे प्लांट्स भी यही होते हैं, अर्थ में जो होता है उसी से लेते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो जब हम सब अर्थ से बने हैं, अब ये सोचिएगा ध्यान से, जब हम सब लोग अर्थ से ही बने हैं, तो फिर हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होंगे, वो हो सकता है वो अलग फॉर्म के हों, लेकिन जो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो वही होंगे ना जो अर्थ के होंगे। तो जब हम अर्थ से बने हैं, हम अर्थ का ही हिस्सा हैं, तो अर्थ में मिलने वाले केमिकल्स और हमारे मिलने वाले केमिकल्स अलग कैसे हो सकते हैं? अगर अर्थ में नाइट्रोजन तो हमारे अंदर नाइट्रोजन, अर्थ में फास्फोरस तो हमारे अंदर फास्फोरस है, अर्थ में बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल, ये सब का चीजें अर्थ में है, तो ये हम में भी है, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? अब हो सकता है कि अर्थ के अंदर कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है कि उसके अंदर जैसे साइनाइड है, ठीक है ना, HCN करके हो जाता है ना? तो उसके अंदर कॉम्पोजिशन अलग है, वो हमारी बॉडी में नहीं मिल रही है, ठीक है ना? लेकिन हमारी बॉडी में किसी और कॉम्पोजिशन में चीजें मिल रही हैं। मतलब मिक्सिंग और मिक्स के कॉम्पोजिशन अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉम्पोनेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो 105 106 एलिमेंट्स है जो आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो वाले एलिमेंट्स तो अर्थ के अंदर तो हमारे अंदर सेम ही होंगे ना। आ रही बात समझ में? भाई अगर आप बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है ना, या आप इंग्लिश पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, कोई भी चीज आप पढ़ो, इस्तेमाल तो 26 लेटर ही हो रहे हैं ना उसमें। आ रही बात समझ में? इस्तेमाल तो ए से लेके जेड तक ही होगा ना। तो ये 26 लेटर से सब चीजें बनेंगी ना, है ना? आ रही बात समझ में? फिर आप इससे आप चाहे पोइट्री बना दो, चाहे ऐसे बना दो, चाहे कहानी बना दो, चाहे कुछ बना दो। तो सिंपल सी चीज है कि आप और मैं और ये दुनिया में जितने बेसिक एलिमेंट्स है वो सारे सेम है, वो सारे क्या रहेंगे? सेम है। अच्छा, रेशियो अलग अलग रह सकता है, हो सकता है कि अर्थ में कोई चीज ज्यादा हो, हमारी बॉडी में कोई चीज ज्यादा हो, ठीक है?
अब अगला पॉइंट, अब अपना पेन उठा लीजिएगा, नोट्स कॉपी उठा लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स में सिर्फ बोलूंगा और लिखवाऊंगा नहीं, आप अपने आप लिखते रहना, मैं आपको कुछ कुछ बताते जा रहा हूँ। और सुनो, अब मुझे एक सवाल और जानना है आप लोगों से कि अगर आपकी बॉडी की बात की जाए, ठीक है ना, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो तुम आपकी बॉडी में मैक्सिमम मिलेंगे, सबसे ज्यादा पाए कार्बन, जाने वाले हाइड्रोजन, एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन, जी, सल्फर। सल्फर नहीं। सच्चिदानंद क्या बोल रहे हो? सर सल्फर, प्रोटीन, बेटा प्रोटीन नहीं, प्रोटीन विटामिन। मैंने, बेटा मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट, अच्छा सॉरी सर, सॉरी नाइट्रोजन सॉरी। होता है, आयरन होता है वैसे। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। एनीबॉडी एल्स? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे बॉडी में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। सल्फर। हाँ, मतलब कि जो मोस्ट अबंडेंट में आएंगे अगर आपकी बॉडी की बात की जाए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और आगे एक्सटेंड करें तो फॉस्फोरस, सल्फर, सबसे ज्यादा आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये मोस्ट अबंडेंट है। फिर इसके बाद सल्फर, फॉस्फोरस आगे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार मेन एलिमेंट्स है जिससे जिससे मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। अच्छा, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कौन है? कार्बन। कार्बन। और कोई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और कोई? बेटा ऑक्सीजन है द मोस्ट अबंडेंट इन अ लिविंग सेल या बॉडी के अंदर। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन O2 की बात नहीं कर रहा, O एज एन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो H2O का भी O काउंट होगा, CO2 का भी 2 O काउंट होंगे, ठीक है ना। तो O एज एन एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अगला सवाल, एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट कौन है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, सुनो दोबारा ध्यान से। ओवरऑल मतलब कि ओवरऑल अर्थ, मतलब इसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और पानी वाला हाइड्रोस्फेयर भी आएगा। तो हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और कार्बन। एटमॉस्फेयर तीनों को मिला के सर कार्बन। सर कार्बन। कार्बन। अगेन ऑक्सीजन, अगेन O एज एन एलिमेंट, क्योंकि H2O का भी O काउंट हो रहा है और पानी बहुत ज्यादा है, CO2 का भी O काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो O एज एन एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट, ना ही सिर्फ आपकी बॉडी में बल्कि इन एटमॉस्फेयर ऑल्सो। ये बात आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको उन्होंने पढ़ा है एटमॉस्फेयर की बात नहीं की। एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बिकम्स मैक्सिमम। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं की, मैंने ओवरऑल बात करी, तो उसमें आपका एटमॉस्फेयर भी आ गया। फिर ओजोन का ऑक्सीजन भी काउंट हुआ, 3 ऑक्सीजन है ना ओजोन में। यस सर। O as an element is the most common in overall earth crust as well as living organism। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में आपको मेन जो ऑर्गेनिक चीजें क्या मिलेंगी? वाटर मिलेगा और प्रोटीन्स मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगी, अच्छा हाइड्रोजन, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। लिपिड्स, आयंस। तो अगर एक सेल की बात की जाए, मतलब ये मान लो कि ये 6 चीजों की बात की जाए, तो वाटर सबसे ज्यादा है। वाटर का भी करीब 75 to 85%,
या 90% क्या है, वाटर। ठीक है, फिर 10 से 15% जो है वो क्या है, प्रोटीन है। 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड है, 3% कार्बोहाइड्रेट्स, 2% लिपिड्स, और बेटा बचा हुआ 1% आपके क्या हो गए बेटा, आयंस हो गए। तो आयंस, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड वाटर, इस ऑर्डर में चलेगा 1 2 3 5 7 10 15 75 से 85%। तो दैट इज द वे द ऑर्डर गोस। ये आपके एनसीईआरटी की ही एक क्या कहते हैं फिगर है, और आपको ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अच्छा, अब जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इसको मिटा दें। ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है, वहां देख लीजिएगा या नोट करना, फटाफट शॉर्ट में कर लो। PNCLI 10 5 3 2 1, है ना? ये आपको याद भी रखना है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, कोई आपसे पूछ लेगा कि इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड में कौन ज्यादा है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन ज्यादा है। अच्छा, प्रोटीन ज्यादा होने का रीजन भी है। प्रोटीन ना आपके सेल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल, मतलब कि स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शनल यूनिट्स है। मतलब सेल लेवल कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो वो डिपेंड करेगा कि उस सेल के पास किस तरीके के एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स मोस्टली क्या है, प्रोटीन। तो क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर में भी अगर बात करें तो काफी जगह प्रोटीन का फंक्शन आता है, और अगर फंक्शन की बात करें तो उसके एंजाइम्स भी क्या है, प्रोटीन है। इसलिए प्रोटीन स्टैंड्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अल्टीमेटली फंक्शन करते हैं। क्यों? आपका न्यूक्लिक एसिड भी तो आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आपका डीएनए आरएनए भी क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल में कोड किसके लिए करना है, प्रोटीन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम किसके लिए करना है, प्रोटीन ने करना है। ठीक है ना? तो इसलिए प्रोटीन, देखिए जब आप प्रोटीन बोलते हो ना, आपके दिमाग में आता है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन खाया, बॉडी बिल्डअप कर लिया, ताकत आ गई। वो एक अगर उसका फंक्शन है स्टोरेज वाला, उसको वो तो उसका सबसे आखिरी फंक्शन है। ठीक है ना? प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपके एंजाइम्स है। आपकी बॉडी में जो भी चल रहा है वो प्रोटीन की वजह से चल रहा है। तो प्रोटीन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, क्योंकि डीएनए में किसके लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन के लिए ही कर रहा है, कोड कर रहा है, और यही आपकी बॉडी में मेन क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट। तो इस चैप्टर में हम प्रोटीन पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब और फिर बाकी बातें लेट्स से हम अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है। किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस चैप्टर में बता रहा हूँ तो हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इन चारों के बारे में, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। और हमको क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। ठीक है ना? तो प्रोटीन एंड एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन में आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे एंजाइम पढ़ाना होता है। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, लास्ट में प्रोटीन, और फिर प्रोटीन से रिलेटेड आपको पढ़ाऊंगा मैं एंजाइम्स। और कुछ बेसिक बातें हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, 2-3 चीजें और हैं, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में क्या रहेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ बेसिक मॉलिक्यूल, बेसिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हाँ, ये बात बड़ी जरूरी है आपको बतानी। बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल चैप्टर होता है। मतलब इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री भी वो वाली इन्वॉल्व है जो उन्होंने या तो 11th के लास्ट में पढ़नी है या उन्होंने 12th में पढ़नी है। तो क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री और कुछ डीएनए वाला पार्ट इन्वॉल्व है जो उन्होंने 12th में पढ़ना है डिटेल में। तो इसमें 70% टॉपिक ऐसे हैं जो आपने केमिस्ट्री में या बॉटनी में बाद में और डिटेल में पढ़ने हैं। मतलब मैं तो आपको सिर्फ मान लो, मैं आपको तो मतलब 10 लेवल है, मैं आपको शुरू के 2 या 3 लेवल कराऊंगा, बाकी 4 5 6 7 8 9 बस 10 के 10 लेवल तक तो आपको डिटेल में, तो आपको केमिस्ट्री में और 12th की बॉटनी में पढ़ना है। ठीक है ना? तो क्योंकि आपने 12th पास करी नहीं है, अभी 12th में आप गए भी नहीं हो, तो इसलिए आपको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर क्लास 11th में जवाब होता है, आपको बड़ा ही टफ लगता है। अब यही चैप्टर जब मैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स को कराता हूँ,
ड्रॉपर समझते हैं वो स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं। तो जब मैं यही चैप्टर ड्रॉपर स्टूडेंट्स को कराता हूँ तो वो तो मुझसे मैक्सिमम चीज स्किप कराते हैं कि सर ये मत पढ़ाओ, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ लिया और कुछ बॉटनी में 12th में डिटेल में पढ़ लिया, वो 11th 12th पास करके आए हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंदर अगर केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता या कुछ चीजें नहीं क्लियर होती तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपने नीट 11th के बाद नहीं देना, 12th के बाद देना है। तो जब आप नीट देने जाओगे, आप 11th पढ़ चुके होगे, 12th पढ़ चुके होगे, बायोमोलिक्यूल्स आपको सबसे आसान चैप्टर लगने लग चुका होगा। तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ चैप्टर है, और जब आप 12th पास कर लेते हो तो सबसे आसान चैप्टर आपके लिए कौन सा होता है? बायोमोलिक्यूल्स होता है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं भी समझ में आता, हालांकि आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। और अगर किसी को फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको छूट है, सिर्फ एंजाइम वाला पार्ट में आपको छूट नहीं है। एंजाइम वाला पार्ट आप कहीं और नहीं पढ़ोगे, तो एंजाइम वाला पार्ट तो मैं आपको कुछ छूट नहीं है। एंजाइम के अलावा बाकी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनका स्ट्रक्चर, इनकी केमिस्ट्री, इनके लिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ। अगर आप इसमें 50% भी स्कोर कर लेते हो तो भी आई एम हैप्पी। मतलब बाकी चैप्टर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 75% या 80% तक स्कोर होना चाहिए। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ। एंजाइम वाले पार्ट को निकाल दो, उसके आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं क्योंकि वो आप आगे नहीं पढ़ोगे। बायोलॉजी वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए, जो इस चैप्टर का केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसके लिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ। अगर आप उसमें 30, 40, 50% भी गेन कर लेते हो तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है। तो वो ये टॉपिक एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड है, उसकी केमिस्ट्री 12th में आती है। अब इसको डाल भी नहीं सकते 12th में, क्योंकि फिर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ये बेस्ड है, इसके ऊपर फिर इसकी कई चीजें आपके सेल में और बाकी चैप्टर्स में लिंक करती हैं, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट, यहीं पे रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, पहले बता देता। चलिए फिर इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल। कोई डाउट है तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं हम मैम। सर हाँ सानवी। सर, जो ये डीएनए वाला, जीनोम वाला पार्ट है, पूरा बॉटनी में आएगा 12th में या फिर जूलॉजी में ही होगा? नहीं, ये जो आपका ये वाला पार्ट है डीएनए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आपकी बॉटनी के अंदर है, बॉटनी डील्स विद इट। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, आपका बायोटेक्नोलॉजी जो है ओके सर। वो जूलॉजी में है, लेकिन आपका ये जो डीएनए और क्या कहते हैं जेनेटिक्स और ये सब आपके बॉटनी का पार्ट है। ओके सर। भाई पाइसम सटाइवम क्या है? प्लांट है ना? यस सर, पी गार्डन पी है। हाँ गार्डन पी है, तो गार्डन पी तो फिर बॉटनी वाले पढ़ाएंगे। सर लेकिन जो जेनेटिक कोड वगैरह है वो तो जूलॉजी में होना चाहिए था ना, अगर गलत जेनेटिक्स बात है सुधार के तो। अगर मैंने जेनेटिक्स सुधार के जूलॉजी में डाल दी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी जूलॉजी में डाल दी, तो फिर बॉटनी में पढ़ोगे क्या? बचा नहीं है क्या? पढ़ना ना सर, कुछ नहीं पढ़ना बॉटनी में। तो 12th में कुछ बचेगा क्या ना बॉटनी पढ़ने के लिए? तो बॉटनी बॉटनी में पढ़ो या जूलॉजी में पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ने से मतलब है ना तुमको। क्यों सानवी? ठीक है सर। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ठीक है। एनीबॉडी एनी अदर डाउट? चलिए फिर दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।